कुमार जी। जी, इसमें क्या शक है कि जब कोई मामला सामने इस तरह से आए तो उस पर सजा हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, सबको होना चाहिए। पर जब बहस जब राजनीतिक होती है तो ये बात भी है कि कोई क्राइम कितने समय से हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, तो फिर सरकार, उसकी खुफिया एजेंसियां, पुलिस, उन सब पर भी प्रश्न उठते हैं कि ये अगर लंबे समय से हो रहा है तो कैसे हो रहा है। काले नोट का कारोबार, नोटबंदी के बाद से जो फिगर है आरबीआई का, काले नोट ज्यादा पकड़े गए हैं देश में। पकड़े गए हैं इसका मतलब चलन में भी है और एक्शन भी है, दोनों ही बातें हैं साथ साथ। लेकिन देश में काला कारोबार नोट का चल रहा है, ये सच है। अब इसको एक राजनीतिक दल से जोड़ देना, ये राजनीतिक दल जाने एक दूसरे को आरोप लगाएं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल ये दावा कर सकता है क्या कि उसके सारे नेता कार्यकर्ता किसी किस्म के अपराध से मुक्त हैं? और अगर अपराध में है तो क्या मान लिया जाए कि उस पार्टी को ही आप बोलिए कि वो भी अपराधी है? एक अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है प्रेम जी, एक अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है, पकड़े हुए अपराधी के संदर्भ में बात हो रही है, राजनीति की सूचिता पर बात नहीं हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास खबर है, 1 साल पहले की खबर है, और उसमें है कि बीजेपी नेता ने 9 लाख में बदलवाए रेप हत्या के बयान, एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 14 लाइन हाजिर, किराएदार दलित लड़की से किया था रेप, फिर पिता की हत्या। ये सामान्य अपराध है, क्राइम है, बलात्कार है। तो लेकिन क्या है कि एक तो हत्या, फिर बलात्कार, और फिर उस मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत, ये सारी चीजें का खुलासा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या अपराध, क्या बीजेपी को आप दोषी करार देंगे? सुनिए ना एक प्रेम कुमार जी, मैं तो पत्रकार होने के नाते उस खबर को भी कहता हूं, वो अगर बीजेपी नेता है तो उसने बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ बीजेपी से भी पूछने चाहिए। लेकिन आज आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं वहां पर भी सवाल खड़े होता है। ये किस तरह का नेक्सस होता है? संगठित अपराध नेपाल से किया जाता है, ये आपने देखा है। हमारी एजेंसी और खुफिया एजेंसियों के कोई इनपुट पर ही ये बड़ी कार्रवाई हुई होगी। ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ कुशीनगर की पुलिस ने कर लिया। सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा कि पूरी पार्टी को एक घटना से जोड़ के क्रिमिनल बताना, ये टारगेटेड हमला नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए ना, अगर पार्टी के लिंक्स मिलते हैं, पार्टी के, ये बात ठीक है, इसको आगे मैं पहुंचा देता हूं। हाँ, ये हम कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ लारी जी, फिर शुक्ला जी के पास। लारी जी और बोल दें, स्मैट कर ले। हाँ देखिए, बात मेरी जो थी वो तो थोड़ी भाई ने अभी कंप्लीट कर दी कि एक आदमी को लेकर आप पार्टी को पूरा नहीं कह सकते हैं। हाँ। अगर इतने सारे बाबा बलात्कार के इल्जाम में जेल में है तो क्या हम पूरे संतों की कम्युनिटी को कहते हैं कि वो सब संत बलात्कारी हैं? ये नहीं हो लारी सकता साहब, है। ये क्या हमने भी उम्मीद नहीं करी और ना ही हम ये कहेंगे। लेकिन लारी जी एक मिनट सुनिए ना सर प्लीज। जितनी साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं, और मैंने अखिलेश यादव जी को जब से मैंने सुना है और जब मैंने देखा है कि कितने ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो एक बार खुद आ जाएं। कई मुद्दों पर वो बोलते हैं, बयान देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, इस पर भी आ जाएं। तो इंतजार करिए ना इसका। हाँ। क्या पल पे वो 10-10 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हर मुद्दे पे? ये मामला तो बात सुनिए। आपके कहे अनुसार तो कोई करेगा नहीं। या तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ से पूछते हैं कि हमको पार्टी कैसे चलानी चाहिए, कब हमको बाथरूम जाना चाहिए, कब हमको उठना चाहिए, कब हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कब हमको रैली करनी चाहिए, तरीके से चला सकते हैं तो ये फैसले आप ले सकते हैं। अगर आप मंगेश यादव के मुद्दे पर आ सकते हैं तो ये फैसला भी आप ले सकते हैं। अगर आप कल वाले मुद्दे पर अनुज प्रताप सिंह के पे बोल सकते हैं तो इस पर भी आप बोल सकते हैं। तो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, अनुज प्रताप सिंह का परसों एनकाउंटर हुआ था। उत्तर प्रदेश में मालवी जी, पढ़े लिखे पंडित जी 2 मिनट दीजिएगा। पंडित जी मालवी जी एक मिनट, फिर आता हूं, प्लीज आता हूं। पंडित जी मालूम है पीडीए से आपको तकलीफ हो रही है, मालूम है। थोड़ा तकलीफ और सह लीजिए, 2027 तक और सहिए, उसके बाद फिर मसाले लगेंगे, चिंता ना करिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी कल का मुद्दा हुआ है, आज मुद्दा हुआ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, परसों के मुद्दे पे आज एक मुद्दा हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। आप इंतजार तो करिए। आप तो चाहते हैं जाएं और जाके माइक लगा दें, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर सीखना है तो फिर अरे तो सुनिए ना, मोबाइल सब साथ में रखकर चलते हैं, हर छोटे से छोटे मुद्दे पर तुरंत ट्वीट करते हैं ना।
साधु संतों पर तुरंत बोलते हैं ना। आप लोग तो इमीडिएट नहीं, साधु संतों पर तुरंत बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जब मोबाइल है, आप एक्स पर पोस्ट कर सकते हैं, कुछ तो बोलिए। या आप सोच रहे हैं या बोला नहीं जा रहा है कि क्या बोले? तुरंत उन्होंने नहीं बोला। तो मतलब पहले ये सोचना है कि ये डैमेज कंट्रोल कैसे करें, कैसे, फिर उसके बाद बोले। दीक्षित जी थोड़ा सुनने का माद्दा रखिए। मैं तो आपसे बोल रहा हूं, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, अखिलेश जी से बोलिए कि थोड़ा बोलने का भी माद्दा रखें। शुक्ला जी फिर बोल गए। हाँ। सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ। पूरी बात सुननी नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, लारी जी पूरा वक्त मैंने आपको दिया। शुक्ला जी बोलिए। हिमांशु जी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पूरा वक्त दिया मैंने आपको, पूरा वक्त मैंने आपको दिया है। मैंने बस ये कहा कि अखिलेश यादव को मैंने पहले बोलते हुए सुना है हर मुद्दे पर, तो यहाँ पर उनको स्टैंड रखना चाहिए। अगर बयान बाद में देंगे तो सोशल मीडिया पर बोले बस। अब शुक्ला जी बोलिए। मौका नहीं दिया, हाँ। बिल्कुल मौका नहीं दिया। हिमांशु जी देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आप अखिलेश यादव से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अपराध और अपराधी के खिलाफ बोलेंगे? मोहित खान पकड़ा गया, डीएनए टेस्ट की मांग उन्होंने तुरंत कर ली, एक बार नहीं 10 बार ट्वीट कर डाला। नवाब सिंह यादव के लिए 10 बार ट्वीट कर डाला, मंगेश यादव के लिए ट्वीट कर डाला। तो ये आपको लगता है क्या कि नौशाद खान और रफीक खान के विरुद्ध बोलेंगे अखिलेश यादव? और तारिक चिल्लाइए मत, शोर मत बचाइए, अभी बड़ा खानदानी आप बता रहे थे, खानदान सामने आ गया आप। और ये 27 का सपना भूल जाइए, 31 की तैयारी करिए, 27 में 2017 होगा। और हिमांशु जी ये इस तरह के लोगों को आप बैठाते हैं जो अपने समय में बोलते हैं फिर दूसरे के बीच में बोलते हैं। तो ये जो खानदानी इनका असर है, अभी बता रहे थे खानदान से नहीं, जो चलता है इस तरह से बीच में मत बोलिए, समझ में आ गया। अच्छा, आपका संस्कार अब आ गया सामने, बीच में बोलने के लिए आपका संस्कार सामने आ गया। सिस्टम जानिए, न्यूज का सिस्टम जानिए, बीच में नहीं। शुक्ला जी, उम्मीद है कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द बोलेंगे, इस मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया। अच्छा ये बताओ, योगी का खानदान कौन सा? योगी का खानदान कौन सा? काम में पकड़ा जाए योगी का खानदान तो कौन सारे सा है? साधु समाज को नहीं कह सकते। योगी का खानदान कौन सा है? थे कि कोई एक मुसलमान आतंकवाद के रूप में पकड़ा जाए तो सारे मुसलमान को आतंकवादी नहीं कह सकते। लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये तारिक ये एग्जाम्पल नहीं देंगे, ये एग्जाम्पल नहीं देंगे कि एक आतंकी, 2 आतंकी अगर मुसलमान पकड़े गए तो सारे मुसलमान आतंकी नहीं, ये भी एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन ये साधु पे देंगे, संतों पर देंगे। तो ये जो बात आप बोल रहे तारीख में, ऐसा नहीं कोई नहीं समझता है। आप खानदान की आड़ में अपने पाप बचाना चाहते हैं। और हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अखिलेश यादव का चरित्र कैसा है, अखिलेश यादव की पार्टी में कैसे लोग हैं। ये नौशाद खान और रफीक खान कोई नया नाम नहीं है। हाँ। वही कुशीनगर के बगल मऊ है जहां विजय बहादुर पाल ठीक है, एक यादव समाज की महिला अधिवक्ता के साथ रेप के आरोप में फरार है। हाँ। अच्छा सौरभ मालवीय जी, नगर अध्यक्ष भदरसा रेप के मामले में चार्जशीटेड है। नवाब सिंह यादव कन्नौज समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर जिसका डीएनए भी मैच हो गया। सौरभ मालवीय जी, प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, नहीं मेरे को एक बात मुझे ये बात समझनी होगी कि आखिर ये किस तरह का व्यवहार है। क्योंकि एक तरफ नाबालिग से गैंगरेप का आरोप होता है, एक बार फिर नवाब सिंह नाबालिग से रेप का आरोप, जाहिद बेग नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, आज 14 दिन की फिर कस्टडी मिली है।